नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उसको हम सेक्शन वाइज लेकर के चल रहे हैं। उसमें जो श्रृंखला हम चला रहे हैं उसमें अभी जो पहली श्रृंखला है वो जीएस में जियोग्राफी की चल रही है। तो जियोग्राफी में वनडे एग्जाम्स में, आरओ एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में जितने भी सवाल जियोग्राफी के पूछे गए हैं वो सब के सब मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। इसमें तीसरी सीरीज है, तो जितने भी सवाल बनेंगे है ना, 200, 250, 300, 400, 500 जितने भी सवाल बनेंगे ज्योग्राफी के, वो मैं आपको सीरीज वाइज देता चला जाऊंगा। आप इनको जरूर लगाइए। और अगर इनमें से कोई सवाल ऐसे हैं जो आपको पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तैयारी है आपकी। लेकिन मान लो कोई सवाल ऐसा है जो आपको नहीं आता है तो उसे आप कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी दीजिए या आप यूपी पीएससी दीजिए, प्रीवियस ईयर के सवाल रिपीट होंगे ही होंगे, ये बात तय है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवालों को तैयार कर लिया तो एक तो आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और दूसरा अगर वो सवाल रिपीट होते हैं, जो कि होते ही हैं, तो आपका वो नंबर सिक्योर होगा, वो कटने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं। तो मैं शुरू करता हूं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं आप। ये मैं आपको बता दूं आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। ये जो प्रश्न है ये आरओ परीक्षा में, रिव्यू ऑफिसर जो आरओ की परीक्षा होती है उसमें पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न है, महावेली गंगा कहां की नदी है? ऑप्शन बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या नेपाल। और साथियों इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। ठीक है, देख लो इसको। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की साथियों सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। याद रखना, आरओ परीक्षा में पूछा गया सवाल है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में रिपीट हो जाए। पहला प्रश्न देखिए, मतलब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कावेरी नदी कहां से निकलती है, देखते हैं जरा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, सह्याद्री, गवालीगढ़ या अमरकंटक। ये आपके सामने है, देखो जरा इसका सही आंसर। और साथियों अगर हम इसका सही आंसर देखें तो कावेरी नदी का उद्गम होता है साथियों, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक में स्थित कुर्ग जिले में। जिले का नाम है साथियों कुर्ग। कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर आपको यहां मिलेगी। और यह नदी जो है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट थे इसके बारे में, याद रखना है इनको भी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, या स्पेशली अगर श्रेणी से पूछ ले तो ये सारे सवाल आपको पता होने चाहिए, ज्योग्राफी में पेपर में खूब पूछे जाते हैं। यहां अगर हम देखें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन है अनाईमुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। चलो देखो इसको जरा, सही आंसर क्या होगा इसका साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अनाईमुडी आपको कहां मिलने वाली है? चलिए देखो, अनाईमुडी साथियों आपको कहां मिलने वाली है? तो अनाईमुडी आपको मिलने वाली है साथियों केरल राज्य में। ठीक है, और अनाईमुडी की यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर के साथ अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा उसमें ऑप्शन था दोदा बेटा, तो दोदा बेटा भी देख लो। दोदा बेटा ये है 2637 मीटर ऊंची। ठीक है, दोदा बेटा माउंटेन्स। अच्छा, उसमें एक और दिया हुआ था महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी भी देख लीजिए साथियों। महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर, और 1501 मीटर के साथ महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलने वाली है साथियों महेंद्रगिरी।
तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे, इनको आप देख लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से भी सवाल आ सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि दोदा बेटा किस राज्य में अवस्थित है, या मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, पूर्ववर्ती अपवाह, और ये भी साथियों ये सवाल भी जो है आरओ परीक्षा में पूछा जा चुका है, रिव्यू ऑफिसर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, अक्रमवर्ती अपवाह या परवर्ती अपवाह। चलिए देखते हैं इसको साथियों। गंगा नदी किस प्रकार की नदी है? तो साथियों गंगा नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। समझ लो जरा कि पूर्ववर्ती अपवाह क्या होते हैं। गाने बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, मौज है भैया, भारत स्वतंत्र देश है, इसको कुछ भी करने की आजादी है। बजाइए 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 विजय जी बजाइए। चलो, तो गंगा नदी साथियों पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अब पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है जरा समझ लो। देखो, पूर्ववर्ती अपवाह इस प्रकार का अपवाह होता है जो उद्गम इनका हिमालय से हुआ है। ठीक है, इनका उद्गम हिमालय से हुआ है और ये उसी रास्ते को फॉलो कर रही हैं जिस रास्ते से इनका जन्म हुआ था। यानी जब से ये पैदा हुई हैं तब से एक ही रास्ते को फॉलो कर रही हैं। ये सामान्य रूप से अपना रास्ता नहीं बदलती हैं और इन्होंने इस क्रम में अपने तल क्षेत्र को लगातार गहरा कर दिया है। बात समझ पा रहे हैं? नदी जब कोई बहती है तो क्या करती है, वो जिस स्थान से होकर के बह रही है, जिस रास्ते से होकर के बह रही है, उस रास्ते में लगातार नीचे की ओर घिसावट कर रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी नदी अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती है। तो ऐसी नदियां जो अपने द्वारा बनाए गए रास्ते का ही अनुसरण कर रही हैं, उनको बदला नहीं है, ऐसी नदियां कहलाती हैं साथियों पूर्ववर्ती नदियां। और गंगा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, याद रखना। और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, काफी बढ़िया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? हिमनद, इसको बोलते हैं साथियों ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको ग्लेशियर भी कहा जाता है, इंग्लिश का शब्द है ग्लेशियर। ऑप्शन है आपके सामने के सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन सियाचिन, बालतोरो, चोमोलुंगमा या बियाफो। तो साथियों सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, अच्छा ग्लेशियर की अगर हम बात करें फिलहाल, इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर आपको मिलने वाला है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में कहां मिलेगा? काराकोरम श्रृंखला में मिलेगा। चलिए जरा मैं अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं आपसे, कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। अगर मैं यहां आपसे सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं तो साथियों सियाचिन ग्लेशियर आपको कहां मिलने वाला है? काराकोरम श्रृंखला में। काराकोरम श्रृंखला किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई संभवतः 76 किलोमीटर है। ठीक है, सियाचिन में ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल मौजूद है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यहां पर लड़ाइयां तक हो चुकी हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी यही है। भारत और पाकिस्तान इस हिस्से को लेकर के आपस में युद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब सियाचिन के बारे में हमने जानकारी ली। अब जरा हम बात करते हैं ग्लेशियर क्या होता है। जो शब्द हम बार बार देख रहे हैं ग्लेशियर है ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर क्या है? तो साथियों इस चीज को समझ लो कि ग्लेशियर क्या है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लेशियर क्या है, एक बड़ा मोटा बर्फ का पहाड़ है। नहीं, ये बिल्कुल गलतफहमी है। ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर क्या है? तो साथियों ग्लेशियर कुछ और नहीं है, जमी हुई नदी ही ग्लेशियर बन जाती है। ध्यान रखना, कोई सा भी ग्लेशियर आप उठा के देख लो, उससे एक नदी का जन्म हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसी का लूं, सियाचिन का लूं, तो सियाचिन ग्लेशियर जब तक जमा रहता है तब तक ग्लेशियर है, लेकिन जैसे ही वो पिघल जाता है तो बना देता है नुब्रा नदी। नुब्रा क्या बना देता है साथियों? नुब्रा नदी, नुब्रा। और नुब्रा के नाम से ही नुब्रा वैली भी है, जो आपको मिलेगी कहां? जो आपको मिलेगी साथियों लेह और लद्दाख में। अगर आपने वीडियो देखे होंगे, बाइकर्स के लोग घूमने जाते हैं तो नुब्रा वैली का वीडियो डालते हैं, ब्लॉग डालते हैं, तो वही है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो भैया आप एक बार देख लो यार, ऐसी क्या बात। ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूं, सियाचिन ग्लेशियर देख लो आराम से और पता कर लो कैसा है।
और आपको बिल्कुल एहसास इसका हो ही जाएगा। चलिए चलते हैं सियाचिन की यात्रा पर। सियाचिन ग्लेशियर देख लो भैया, मैं हट जाता हूं आगे से। शानदार, लेकिन अभी इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, अभी मजा और आएगा। देखो भैया मैं जूम कर देता हूं इसको। चलिए अब आपको संभवतः शायद ये दिख रहा हो, मे बी ब्राइटनेस की वजह से हो सकता है ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा हो, है ना। लेकिन अगर मैं इसे 3D में कर दूं तो शायद आपको शायद कुछ दिखाई दे, मे बी, है ना, शायद आपको कुछ दिख रहा हो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चलिए, तो ये है साथियों सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, आप अपने गूगल मैप पे देखना, हो सकता है यहाँ पे ब्राइटनेस की वजह से ये आपको उतना साफ ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि व्हाइट कलर में है तो हो सकता है इतना साफ ना दिखे। लेकिन आप अपने गूगल मैप पे सर्च करना और उसमें डालना सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को जब आप जूम करोगे तो इस तरीके की आपको जो है लंबी लंबी धाराएं दिखाई देंगी। और साथियों जब ये धाराएं, अब जैसे जैसे हम इससे नीचे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी बर्फ पिघल जाएगी, और बर्फ पिघल जाएगी तो क्या बन जाएगी? नदी। अच्छा, इसको मैं अगर और आगे ले जाऊं तो यहां पर आप बिल्कुल देख पाएंगे इसको। अभी तक जब तक जमा हुआ था तब तक बर्फ था, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघला साथियों तो ये क्या बन गई? ये बन गई नुब्रा रिवर। ठीक है, नुब्रा रिवर बन गई है, देखो नुब्रा रिवर लिखा हुआ है ये। और नुब्रा रिवर ही आगे चलकर जब जम जाती है, पूरी की पूरी जम जाएगी ये, तो बन जाएगी सियाचिन ग्लेशियर। तो ध्यान रखना, ग्लेशियर क्या है? जमी हुई नदी ही ग्लेशियर है। और इसीलिए ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो ठोस बर्फ के पहाड़ नहीं है, वो जमी हुई नदी है, और नदी हमेशा आगे बढ़ती है। हाँ, क्योंकि बर्फ के रूप में है इसीलिए इनके आगे बढ़ने की दर बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए, तो ये हुआ हमारा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इसको तो यार दुनिया जानती है, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं। सब लोग इसका आंसर जानते हैं कि अपना रास्ता बदलने के लिए कौन सी नदी कुख्यात है। तो साथियों अपना रास्ता बदलने के लिए जो नदी कुख्यात है उसका नाम है कोसी। कोसी, कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, और इसी वजह से कोसी को कहा जाता है साथियों बिहार का शोक, सौरव ऑफ बिहार। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, सवाल है ये कि जब हमें पता है कि हर साल कोसी में बाढ़ आनी आनी, हम बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि कोसी में बाढ़ आएगी आएगी, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोसी में बांध बना दें? मान लीजिए इस तरीके से ये रिवर बहते हुए आ रही है, ठीक है, रिवर बहते हुए आ रही है, बढ़िया, हम क्या करें यहाँ पे डैम बना देते हैं ना बढ़िया सा। अगर हम यहाँ डैम बना दें तो बाढ़ आने की समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब डैम बना देंगे तो पानी एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पर हम उसे रोक लेंगे, बाढ़ नहीं आएगी। इसमें क्या दिक्कत आ रही है सरकार को, है ना? तो क्या रीजन है कि जबकि हमें पता है कि कोसी में हर साल बाढ़ आनी है, इस साल भी आएगी, तो पक्का है बिहार के लोगों को इसकी आदत है, तो फिर भी हम इसमें बांध क्यों नहीं बना रहे? इसका रीजन आप समझ लो ऐसा क्यों है। इसका रीजन है ये कि कोसी का उद्गम होता है गोसाईथान पहाड़ियों से, नेपाल से। और नेपाल से जब ये बहते हुए आती है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर के आती है, सिल्ट, गाद, गाद लेकर के आती है, गाद। नाला साफ होते देखा है कभी? हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर एक जगह है सहावर गेट, और सहावर गेट के पास है बहुत विशाल नाला। मैं जब छोटा था तो ये सोचा करता था कि आखिरकार ये जेसीबी मशीन ला करके नाले को क्यों साफ कर रहा है? नाले को साफ करने का क्या मतलब है? नाला तो पहले से ही गंदा है, नाले में तो गंदगी डालते हैं हम, उसकी गंदगी को ये बाहर क्यों निकाल देते हैं? बहुत लंबे समय तक मैं ये सोचता रहता था, मुझे लगता था कि आप पागल लोग हैं, बताओ, नाले की गंदगी निकाल के सड़कों पर डाल देते हैं। अब एक आध दिन वो वहाँ पड़ी रहती है, तब धीरे धीरे नगर पालिका की गाड़ी उसको उठा करके ले जाती है। अब ये मेरे बहुत लंबे समय तक समझ में नहीं आया। फिर एक दिन मैंने इसको समझने का प्रयास किया, और तब मैंने जाना कि अगर उस नाले को हम समय से साफ नहीं करेंगे तो होगा क्या? उस नाले के साथ बह करके आ रही है सिल्ट, गाद, और अगर उस गाद को साफ नहीं किया गया तो वो गाद जमा होती रहेगी नाले के तल पे, और नाले का तल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, और जब पानी ज्यादा आएगा तो नाले का पानी उस सिल्ट के ऊपर बहेगा, जिससे ओवरफ्लो हो जाएगा नाला और चारों ओर गंदगी हो जाएगी। अब वो तो एक नाला है तो हम साफ कर लेते जेसीबी लगा के, ये रिवर है, इसको साफ नहीं कर सकते। इसमें बड़ी मात्रा में सिल्ट और गाद बह करके आता है, और जब सिल्ट ज्यादा भर जाता है, मान लो अब यहीं पे आपने मान लो डैम बना दिया, यहाँ सिल्ट भरना शुरू हो गया, भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि सिल्ट इतना भर जाएगा कि अगले दिन आप सुबह उठ के देखेंगे तो रिवर यहां से बह रही है,
अब रिवर आप यहाँ से जब बहना शुरू हो जाएगी तो इतने करोड़ का जो आपने डैम बनाया बेकार हो गया, नहीं हो गया, क्या करोगे आप इसका। इसलिए सरकार भी ये बात जानती है और इसीलिए इस पर कोई डैम वैम खास बनाती नहीं है, और ये बाढ़ इसकी फिक्स है, आनी ही आनी है। आया समझ आप लोगों को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि लेह कहां पर स्थित है। लेह ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु के दाएं तट पर, या सिंधु के बाएं तट पर। इसको तो आप सीधी सीधी याद कर लो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। लेह कहां पर स्थित है साथियों, तो लेह आपको मिलने वाला है ऑप्शन डी, सिंधु के बाएं तट पर। इस तरीके से बह रही है साथियों सिंधु नदी, और यहां पर मौजूद है लेह। तो सिंधु के इस तरीके से बह रही है सिंधु नदी, ठीक है, दाया होगा इसका, सॉरी, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, यहां पर है ले तो इस तरीके से बह रही है ना, तो ये इसका राइट हो जाए, ठीक है, ऑप्शन सी, सिंधु के दाएं तट पर यहां पर ये मौजूद है ले, ठीक है, ऊपर होगा राइट और नीचे होगा लेफ्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहां पाया जाता है साथियों। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव आपको मिलेगा नावेली में, नावेली लिग्नाइट, और नावेली लिग्नाइट आपको मिलने वाला है कहां पर, तमिलनाडु में। यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे, ये देखो, इन दोनों का सही मिलान आपको करना है। आरोप परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको मिलाइए, देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो मिला दो इसको, कूट भी दिए हुए नीचे। देखो फ्यूजियामा सबको पता है जापान में मौजूद है, और फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, डी का दूसरा। अब डी का दूसरा हमें इन दोनों में दिख रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, इससे आप इनको समाप्त कर दोगे जैसे यहां से। अब आपको अब जब ये पता है कि ये वाले नहीं होंगे किसी भी हालत, तो ये तो हो ही नहीं सकते, यानी ऑप्शन कौन कौन से बचे, या तो बी या तो डी, क्योंकि दोनों में डी में हमें मिल रहा है। अच्छा, विंध्य जो है साथियों, विंध्य ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो सी का चौथा। तो डी का दूसरा और सी का चौथा आपको किस में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो यही सही हो जाएगा। अब ए का तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा पहला, ये हो गया इसका सही मिलान। आप इसको देख लो, नोट कर लो अगर आपको नहीं आता है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अब ये वही सब बताया गया जो मैंने आपको भी बताया है ना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी के तट पर, मतलब कहां से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। ये मैंने कुछ दिन पहले भी जो है आपको समझाया था कि भारत का समुद्र तट कहां से नापा जाता है, एक क्लास के दौरान मैंने इसकी चर्चा करी थी, तो इसका आंसर काफी सारे लोगों ने सही बताया। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तट चेन्नई से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। ऑप्शन है 7, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इनको ताकि आपको अच्छे ढंग से देखें, 7, 8, 10 और 9, ये इसके ऑप्शन है, कितने राज्यों के पास समुद्र तट है। तो साथियों अगर भारत की बात करें कि भारत के कितने राज्यों के पास समुद्र तट है, तो इसको देख लो। भारत में अगर पूर्ण राज्यों की बात करेगा कि कितने राज्यों के पास समुद्र तट है साथियों, तो पूर्ण राज्य है 9 जिनके पास समुद्र तट है। केंद्र शासित यदि हम देखेंगे, यूटीज यदि हम देखें, तो उनकी संख्या है 4। और अगर कुल पूछेगा कि कुल कितने राज्यों के पास समुद्र तट है, तो 9 और 4 13, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वो राज्य हैं जिनके पास समुद्र तट है। पूर्ण राज्य पूछेगा तो 9, और टोटल पूछेगा तो 13, और केवल केंद्र शासित पूछे तो 4। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, पढ़ लीजिए इसको। अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्याधिक लवणीय पानी, या विशिष्ट समुद्र वनस्पति। चलिए सारगैसो, तो फिलहाल जो इसका सही जवाब है वो है साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब है, ये वाला, ठीक, ऑप्शन डी। अच्छा, सारगैसो सागर पड़ता कहां पर है, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों। सारगैसो सागर आपको कहां मिलेगा, सारगैसो सागर आपको मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मैं आपको भी दिखाई देता हूं इसे मैप पर, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो जरा, मैं भी आपको दिखाई देता हूं। चलिए
ये हमारा प्यारा भारत, और ये आ गया आपका अटलांटिक ओशन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एस आकृति आपको दिख रही है, ये एस आकृति है, ठीक है। ये तो ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो इलाका यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसको मैं, ये जो इलाका आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये वाला, ये है साथियों सार गैसो सागर, ठीक है। ये सार गैसो सागर आपको कहां मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ऊपर वाला ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी, तो ये है सारगैसो सागर। सारगैसो नाम इसका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारगैसम नाम की बहुत बड़ी समुद्री घास यानी वनस्पति पाई जाती है, जो कि जहाजों के प्रोपेलर जो होता है, जिससे जहाज आगे बढ़ता है, इंजन, उसमें फंस के उसको तोड़ डालती थी। तो पुर्तगाली नाविकों ने इस एरिया का नाम ही रख दिया उस घास के नाम पे, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर की एक विशेषता और है साथियों कि सारगैसो सागर के चारों ओर से समुद्री जलधाराएं बहती हैं, ओशन करंट बहती हैं। यह भी पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसके किनारे से, जिसके चारों ओर से समुद्री जलधाराएं बहती हैं, तो आपका जवाब होगा सारगैसो सागर। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य का मतलब ये हो गया कि ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, वो आपको बताने हैं। ऑप्शन है पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, सौर एवं पवन ऊर्जा या खनिज। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी। सौर और पवन ऊर्जा ये ऐसे संसाधन हैं जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, कभी भी समाप्त नहीं होंगे, अनंत काल तक हम इन्हें यूज कर सकते हैं। बाकी तो देखिए खनिज भी खत्म हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन तो खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल एक ना एक दिन, और पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है तो ये भी खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसे आप यूज करते रहिए जितना चाहें उतना। आगे देखिए, मार्मुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में? बहुत ही बेसिक सवाल है। मार्मुगाओ बंदरगाह, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, उनमें से एक मार्मुगाओ है। और साथियों मार्मुगाओ बंदरगाह आपको कहां मिलेगा? ऑप्शन डी, गोवा। ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम देखें तो गुजरात में आपको मिलेगा कांडला। महाराष्ट्र में आपको दो मिलते हैं, पहला मिलता है जवाहरलाल नेहरू और दूसरा मिलता है मुंबई। ओडिशा में आपको मिलता है पारादीप बंदरगाह, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? दलहन अनुसंधान संस्थान, तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों? तो ये है कानपुर में, ठीक है। हाँ, अगर आप कासगंज से या फर्रुखाबाद से जाएंगे कानपुर की तरफ तो ट्रेन से साफ साफ दिखता ही है, एक तरफ किनारे पे ट्रेन चलती है, दूसरी तरफ है आपका पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। आगे देखो, अगला सवाल है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसको भी याद कर लो। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान है साथियों नागपुर में। बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल। और ये सवाल देखो जरा, ये सवाल है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है जो किसी नदी पर बना हुआ है? अच्छा, ये जो सवाल है ये 2015 में पूछा गया है साथियों, ठीक है। ये 2015 के हिसाब से सवाल बनाया गया है क्योंकि वन रक्षक परीक्षा 2015 में हुई थी, तभी आया था। तो उस समय के हिसाब से जो इसका सही जवाब था साथियों वो था ऑप्शन डी, महात्मा गांधी सेतु। लेकिन साथियों अब इसका जवाब जो है बदल चुका है। देखो, अब यदि आप इसको देखोगे तो अब इसका जवाब बदल चुका है, ठीक है ना। वर्तमान में यानी मई 2017 से ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया सेतु भी कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। इसकी लंबाई 9.5 किलोमीटर है। यह सेतु असम तथा अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ देता है। तो याद रखना, काफी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है ये इस लिहाज से। तो अभी अगर पूछेगा अभी सबसे लंबा सेतु कौन सा है, तो आप आंसर करोगे भूपेन हजारिका सेतु, जो कहां पर है? असम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो भैया भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप जो सुदूर दक्षिण में है वो है साथियों ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार, ठीक है। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ठीक,
भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो देखते हैं जरा कौन कौन से देश हैं हमारे जिनके साथ हमारी सीमा लगती है। तो अगर मैं यहाँ भारत को बना लूँ, छोटा सा भारत अगर मैं यहाँ बना लूँ, चलिए यहाँ हमें मिलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान, फिर आपको मिलेगा ऊपर चीन, चीन के बाद मिलेगा आपको नेपाल, नेपाल के आगे मिलेगा आपको भूटान, भूटान के आगे मिलेगा आपको म्यांमार नीचे की तरफ, कि पूरे में म्यांमार रहेगा, और यहां आ जाएंगे तो मिलेगा बांग्लादेश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे अगर हम देखेंगे तो पड़ोसी देशों के नाम पर हमें यहाँ पर श्रीलंका भी नीचे लटका हुआ दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो अब जरा सवाल पे वापस लौटते हैं। तो श्रीलंका को इसमें ऐड नहीं किया गया है क्योंकि सवाल है ये कि कितने देशों से सीमाएं लगती हैं। एक्चुअल में श्रीलंका के साथ हमारी कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, तो उसके हिसाब से यदि हम देखेंगे साथियों तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। तो ये थे हमारे कुछ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसमें आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और ये श्रृंखला जारी रहेगी जब तक हम बहुत सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, उनको हम कवर नहीं कर लेते। शीघ्र ही मैं एनसीईआरटी की श्रृंखला भी इस पर शुरू करूंगा। अभी कुछ व्यस्तता होने के कारण ऑफलाइन क्लासेस में व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है, तो समय कम मिल पाता है, इसलिए मैं जल्दी ही प्रयास करूंगा कि आपको जो है एनसीईआरटी की क्लासेस देना शुरू कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।